Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of Machine Design in CAD 1, and our today's lecture is about clutches. So you people have some idea about the clutches. So clutch is basically a device which is used to connect or disconnect the source of power from the remaining part. So the power transmission system at the will of operation. The flow of mechanical power is basically controlled by the clutch. तो क्लच बेसिकली आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे आप लोग फेमिलियर हैं, आप डेली लाइफ के अंदर इसको यूज़ करते हैं। इधर यू आर ड्राइविंग अ बाइक और ए कार, तो क्लच जो है वो उसका नेसेसरी पार्ट है। तो बेसिकली ये मैकेनिकल पावर का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करता है, यानी कि इंजन जो है वो आपका कॉन्स्टेंटली पावर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन व्हील्स के ऊपर जब आपको पावर चाहिए तब जो है ये क्लच आपका काम करता है और आपको पावर इंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट में जो है वो मदद करता है। तो यूजुअली दो काम कर रहे होते हैं आप क्लच की मदद से कि आपने पावर को व्हील्स तक आने देना है या नहीं आने देना है, और आपने जब गियर शिफ्टिंग करनी है उसके लिए भी यू नीड द हेल्प ऑफ द क्लच। The use of clutch is mostly found in automobiles. A little consideration will show that in order to change the gear or to stop the vehicle, तो अगर आपने जो इंजन पावर प्रोड्यूस कर रहा है इंजन को बंद किए बगैर उसको व्हील से डिसकनेक्ट या डिसंगेज करना है, उस केस में आपको क्लच की हेल्प लेनी पड़ती है। और इसी तरह जब भी आप गियर शिफ्ट करते हैं, आप एक स्मॉलर गियर से बड़े गियर की तरफ जा रहे हैं या बड़े से छोटे गियर की तरफ आ रहे हैं, अगेन यू नीड द हेल्प ऑफ द क्लच। तो ये बेसिकली रेगुलेट करता है आपके मैकेनिकल पावर के फ्लो को। It is required that the driven shaft should stop, but the engine should continue to run. तो ये इस प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो बेसिकली काम कर रहा है। It is therefore necessary that the driven shaft should be disengaged from the driving shaft. अब आपकी ड्राइविंग शाफ्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली पावर प्रोड्यूस कर रही है एज फार एज योर इंजन इज रनिंग। ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट के दरमियान क्लच लगाने का मकसद ये होता है कि जब आपको पावर चाहिए हो ड्रिवन पार्ट के ऊपर, तो आपको उस वक्त जो है ये पावर मिल सके। द इंगेजमेंट एंड डिसंगेजमेंट ऑफ द शाफ्ट इज obtained by means of the clutch which is operated by a lever। तो ये हैंड लीवर हो सकता है इन केस ऑफ योर बाइक, एंड इट कुड बी अ फुट पैडल इन केस ऑफ योर कार और बस। तो आपके पास इसकी क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो बेसिकली देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द क्लचेज विच आर मोस्टली यूज्ड इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस और इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। पहला जो क्लच है वो है आपके पास पॉजिटिव क्लच, और जो सेकेंड टाइप है इसकी दैट इज़ नोन एज फ्रिक्शन क्लच। अगर आप पॉजिटिव क्लच की बात करें तो ये आपके पास एक ड्राइविंग शाफ्ट है, और ड्राइविंग शाफ्ट के ऊपर जो है ये आपके पास ये इसके क्लॉ या टीथ जो है ये इसके साथ अटैच हैं विद द हेल्प ऑफ अ की। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ये की लगी, ये आपकी ड्रिवन शाफ्ट है। ये ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर भी इसकी हब के ऊपर जो है जो फ्लैंज उसके भी क्लॉ है, और ये इंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट इस क्लॉ की हो रही है इस शाफ्ट के साथ। तो जब आप इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ड्राइविंग से जो पावर आ रही है वो आपको ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। पॉजिटिव क्लच इज ऑल्सो नोन एज जॉ क्लच, बिकॉज इसके अंदर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो जॉ के टीथ बने हुए हैं gears की तरह। The engaging clutch surface interlock to produce a rigid joint, and they are suitable for the situation requiring simple and rapid disconnection, although they must be connected while the shafts are stationary and unloaded, and the engaging surfaces are usually of jaw type. The jaw clutch permits one shaft to drive another through the direct contact of interlocking jaws. It consists of two halves, one of which is primarily fastened to the driving shaft by a sunk key. इसको जो है वो आपने संग की मदद से जो है ड्राइविंग शाफ्ट के ऊपर जुड़ा हुआ होता है इस वाले जॉ को, और इस वाले को फीदर की से। फीदर की के ऊपर क्योंकि स्लाइडिंग मोशन जो है वो परमिशन होती है उसकी, दैट इज वाई यहाँ पे फीदर की जो है वो यूज़ की जाती है ड्रिवन शाफ्ट पे, कि आपने जब इस क्लॉ को इस शाफ्ट से इंगेज या डिसंगेज करना हो तो ईजिली आपकी पावर जो है वो कट आउट हो जाए इसमें से। इसकी टाइप्स हैं आपके पास दो टाइप्स हैं, स्क्वायर जॉ क्लच एंड स्पाइरल जॉ क्लच। ये दोनों जो है वो आपको दिखाएं। स्क्वायर के केस में ये ऑपोजिट पार्ट्स होते हैं, और इनके जो है अगर आप इसके ऊपर देखें तो ये जो टीथ्स हैं ये
स्ट्रेट बिल्कुल सीधा जो है वो सिंगल पोर्शन बल्ज आउट है। लेकिन स्पाइरल जॉ क्लच में आपके पास ये वी शेप के अंदर ग्रूव या टीथ्स होते हैं इसके, ये इस तरह, ये जिस तरह यहाँ पे आपको दिखाए गए। The square jaw type is used where engagement and disengagement in motion are under load is not necessary, and this type of clutch will permit power in either direction of rotation। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो स्क्वायर जार टाइप आपके पास क्लच है, क्योंकि ये पॉजिटिव के एक टाइप है, तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन ऑफ मोशन में आपको जो है वो पावर का फ्लो देता है। यानी कि शाफ्ट ने क्लॉकवाइज घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर घूम सकती है। लेकिन गाड़ियों के केस में अगर आप देखें तो उसमें फ्रंट भी जाना है और बैक भी जाना है, तो उसकी जो शाफ्ट हैं उसको दे हैव टू रोटेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इन दैट केस यू कैन नॉट यूज योर पॉजिटिव क्लचेस। स्पाइरल जार की अगर हम बात करें, द स्पाइरल जार्स में बी लेफ्ट हैंडेड और द राइट हैंडेड, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। बिकॉज द पावर ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली, इसमें भी यही है बिकॉज ये पॉजिटिव ही आपके पास टाइप है। This type of clutch is occasionally used when the clutches must be engaged and disengaged while in motion. The use of jaw clutches are frequently applied to the sprocket wheels, gears, and pulley systems. In such a case, the non-sliding part is made integral with the hub. तो ये बेसिकली आपके पास पॉजिटिव क्लचेज की दो टाइप्स हैं। उसके बाद आते हैं आपके फ्रिक्शन क्लचेज। दीज आर द मोस्ट फेमिलियर वन। ये वो है जो कॉमनली आप अपनी ऑटोमोबाइल्स के अंदर देखते हैं, अपनी गाड़ियों के अंदर या बाइक्स के अंदर ये फ्रिक्शन क्लचेज जो हैं ये अवेलेबल होते हैं। द फ्रिक्शन क्लच हैज़ इट्स प्रिंसिपल एप्लीकेशन इन द ट्रांसमिशन ऑफ पावर ऑफ द शाफ्ट इन द मशीन दैट मस्ट बी स्टार्ट एंड स्टॉप फ्रिक्वेंटली। बिकॉज गाड़ियों के केस में आपने बार बार गियर शिफ्ट करना है, पावर को इंगेज करना है, डिसंगेज करना है, लेकिन इंजन जो है वो आइडियली रनिंग कंडीशन के अंदर है, तो इन दैट केस यू नीड अ फ्रिक्शन क्लच। Its application is also found in case in which the power has to be delivered to the machines partially or fully loaded। ठीक है, तो fully loaded condition ये भी आपकी गाड़ियों या machines के अंदर फुलफिल होती है कि आप उसको इसके मैक्सिमम पे चला रहे हैं या आप उसको पार्शियल लोड के ऊपर चला रहे हैं। The force of friction is used to start the driven shaft from the rest and gradually brings it to the proper speed without the excessive slippage of the friction surface। इस केस में ये क्या होता है कि आपके पास एक फ्रिक्शन प्लेट होती है आपकी ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट के दरमियान। तो जब आप अपने क्लच को जो है पुश करते हैं तो वो जो फ्रिक्शन प्लेट है वो इंगेज कर देती है आपकी ड्राइविंग शाफ्ट को ड्रिवन के साथ। तो उसका जो है वो प्रॉपर कनेक्शन बनने की वजह से जो है ग्रेजुअली जो है वो आपको पावर ट्रांसमिशन मिलना जो है वो शुरू होती है विदाउट एक्सेसिव स्लिपेज। इन ऑटोमोबाइल फ्रिक्शन क्लच इज यूज्ड टू कनेक्ट द इंजन टू द ड्राइव शाफ्ट। तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर फ्रिक्शन क्लच जो है वो उसको यूज किया जाता है ताकि यू कैन कनेक्ट योर इंजन विद द ड्राइव शाफ्ट। In operating such a clutch, the care should be taken that the friction surfaces engage easily and gradually bring it to the driving shaft at the proper speeds. The proper alignment of the bearing must be maintained and should be located as close as clutch to the possible। तो अलाइनमेंट जो है इस केस में मेजर प्रॉब्लम है। अगर प्रॉपरली अलाइन नहीं है आपकी फ्रिक्शन प्लेट तो बहुत इजीली और बहुत फ्रिक्वेंटली और बहुत जल्दी जो है वो आपका क्लच जो है वो वेयर आउट हो जाएगा। There are several materials which are used for the friction clutches. The material used for the lining of the friction clutches are shown। They should have the following characteristics। ये आपके पास फ्रिक्शन प्लेट्स हैं क्लच की, ये आपको दिखाए गए हैं क्लचेस। It should have high and uniform coefficient of friction because friction जो है ये इसमें मेजर पोर्शन या मेजर रोल जो है वो प्ले करती है। It should not be affected by moisture and oil। तो अगर आपकी फ्रिक्शन प्लेट के अंदर मॉइस्चर या ऑयल आ गया तो उससे ये अगर इफेक्ट होगी तो इसके अंदर स्लिपेज आएगा, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम बनेगी क्लच के ऑपरेशन के ऊपर। तो इसका मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो इफेक्ट ना हो मॉइस्चर से और ऑयल से, बिकॉज गाड़ियों ने हर तरह की कंडीशंस के अंदर चलना है, वेट रोड्स के ऊपर भी चलना है, रेनी डेज के अंदर भी चलना है, कहीं पे मॉइस्चर है या ऑयल स्पिलेज है कहीं पे, तो इसको उससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। It should have the ability to withstand high temperature caused by the slippage। जब क्लच आप फ्रीक्वेंटली इंगेज करते हैं तो हम कॉमनली देखते हैं कि जी क्लच प्लेट जो है वो गर्म हो गई है या उसमें स्मेल आना शुरू हो गया है, धुआं निकलना शुरू हो गया है, तो क्या होता है इट हाई टेम्परेचर। तो उसका मटेरियल ऐसा होना चाहिए दैट कैन withstand the high temperature। It should have the high heat conductivity क्योंकि वो हीट को थ्रू अपने
आपसे जो है वो दूर कर सके। इजीली कनेक्टिविटी क्या है कि बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है, बहुत जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है चीज़ में। इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस टू वेयर एंड स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या है आपके पास, ये भी आपके पास वियर का फिनोमेना है, जिसमें जब आप रोटेट करते हैं किसी भी पार्ट को तो उसके ऊपर लाइंस लग जाती हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के अंदर। तो इसका मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि दैट कैन विथस्टैंड हाई रेजिस्टेंस, that can withstand to wear and scoring. The material commonly used for the lining of the friction are given in the book. You can consult the material from there. So, consideration in designing a friction clutch. There are some design consideration while you are choosing a friction clutch. The following consideration must be kept in mind while designing a friction clutch. Number one is the suitable material forming the contact surface should be selected. The moving parts of the clutch should have the low weight in order to minimize the inertial load, especially in high-speed services. The clutch should not require any external force to maintain the contact of friction surface. The provision of taking up wear of contact of surface must be provided. The clutch should have the provision of facilitating the repairs. The clutch should have the provision for carrying away the heat generated at the contact surface, and the projecting parts of the clutches should be covered by the guard. तो जब भी आप किसी भी मशीन पार्ट के लिए या किसी भी ऑटोमोबाइल या व्हीकल के लिए कोई क्लच जो है वो डिज़ाइन करें, तो इन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए कि जो आप मटेरियल उसके लिए सिलेक्ट कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन हो, कि वहाँ पे जो हीट जनरेट हो रही है या वियर कितनी है उस हिसाब से आप मटेरियल सिलेक्ट करें। उसके बाद जो है उनके जो पार्ट्स हैं उसको प्रॉपरली गार्ड करें। उसके बाद आप क्या करें कि मटेरियल ऐसा हो जो हीट को कैरी कर सके उस कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर से। फिर आप क्लच के जो पार्ट्स हैं उनको इंगेज या डिसंगेज या मेंटल और डिसमेंटल करने के लिए उसके अंदर जो है रिपेयर की फैसिलिटेशन रखें कि जब कभी उसको खोल के रिपेयर करना पड़े तो वो इजीली खुल के रिपेयर हो सके। ठीक है, तो इस तरह की डिज़ाइन कंसिडरेशन है जो आप इसके अंदर देते हैं। तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्लचेस, तो फ्रिक्शन क्लचेस की भी आपके पास बहुत सारी टाइप्स हैं। As we studied in this type of clutches, friction force is used to engage and disengage the clutch. A friction plate is inserted between the driving member and the driven member of the clutch. When the driver releases the clutch pedal, the driven member and the driving member of the clutch comes in contact with each other. A frictional force works between these two parts. तो इस तरह के क्लचेस में एक इसका ड्राइवर मेंबर होता है जो ड्राइविंग शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी कि फ्लाई व्हील के साथ, और इसका एक ड्रिवन मेंबर होता है जो ड्रिवन शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो एक इनके दरमियान में फ्रिक्शन प्लेट होती है जिसको आप क्लच प्लेट बोलते हैं। तो जब आप अपने पैडल को पुश करते हैं तो ये दोनों पार्ट जो है ये काम इन कॉन्टैक्ट आ जाते हैं और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो काम करती है, वो डिप्लॉय होती है वहाँ पे। Though there are many types of friction clutches, yet the following are the important from the subject point of view. So these are the three main types of the friction clutches. First one is known as disc or the plate clutch. It could be a single disc or a multiple disc clutch. फिर आपके पास cone clutches होते हैं and at the end you have the centrifugal clutches. These are the three types of the friction clutches. Single disc or the plate clutch. So when you are discussing single disc or a plate clutch, इससे पहले जो है एक वीडियो हम देखते हैं, वहाँ से आपको बेहतर इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक सिंगल डिस्क प्लेट क्लच जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह से है, वो काम किस तरह से करता है। सो प्लीज़ पे अटेंशन एंड सी दिस वीडियो। Driven member. Number 3. Operating members. These are the three Number 1. members: driving, Driving driven and members. operating. There are two driving members, the clutch cover assembly and the flywheel. The clutch cover assembly consists of a cover which carries the cast iron pressure plate, the pressure spring and the release lever. This entire assembly is bolted to the flywheel and rotates with it at all the time when the engine is running. The flywheel and the pressure plate grip the driven member, that is clutch plate, between them under the action of pressure spring. Number 2. Driven member. It is a clutch plate which is free to slide lengthwise on the splines provided on the clutch shaft.
It consists of two sets of friction material made of asbestos fiber. The torsion springs are mounted on the hub flange with reduced torsion vibrations and shocks when the clutch plate is gripped between the pressure plate and flywheel. Number 3. Operating members. The operating members consist of a foot pedal, linkage, release bearing, and return spring to ensure proper operation of the clutch. And this is the shaft to the gearbox. When all the main parts, driving members, operating members, and driven members are assembled together, it makes single plate friction clutch. Operation of single plate friction clutch. When the clutch pedal is pressed to disengage the clutch, suitable linkage moves the thrust or release bearing forward towards the flywheel to come in contact with the rotating fingers or release lever of the clutch assembly. The release lever are pivoted to the clutch cover with the outer ends connected to the pressure plate. The light pedal pressure and large release bearing displacement towards the flywheel is translated by the release lever into high pressure and small displacement, which opposes the action of pressure springs. This causes the pressure plate to move away from the clutch plate and flywheel. This results to allow the flywheel and pressure plate to turn without transmitting power to the clutch plate and clutch shaft. Thus the clutch operation gets disengaged. Reverse is the engaged operation when the clutch pedal is released. Thanks for watching, friends. तो ये बेसिकली दिखाई गई है इसकी वर्किंग। एक और वीडियो है, इसको भी आप देखें तो you have the better idea for the working. System is a device that regulate the engine power to the transmission. This device will constantly cut and connecting the power to the transmission. But how that work? Today I will show you the animation that explain how manual clutch work. Manual clutch works using the clamp principle. You can see this animation. There are 3 plates. The red plate is connected to the input shaft, while the blue plate is connected to the output shaft. If the red plates clamp the blue plate, the power from the input is passed to the output. But if the plates are stretched apart, the input power is cut off. That is the basic principle of manual clutch. Now let's learn in more detail. This is the anatomy of the manual clutch on car. The clutch has 3 main parts. First, the flywheel. Flywheel is an input device that connected to the engine crankshaft. It functions as a drive plate. Second, the clutch disc. Clutch disc is an output plate that connected to the output shaft. It used to receive the engine power and transmit it to the transmission. And finally, there is pressure plate. This plate serves to clamp and stretch the clutch disc to the flywheel. To keep the clutch disc strongly attached to the flywheel, we need a spring. However, the spring used in this clutch is shaped like this. This is a diaphragm spring, which is unique. If you press the center of spring, the outer side will move opposite the center. This movement is very important for the clutch. Then there's the clutch housing. Its use as a place to install pressure plate and springs. Clutch housing is bolted to the flywheel and the pressure plate is installed into the clutch housing. So, the pressure plate will rotate according to the flywheel rotation. Finally, there is a clutch release mechanism. It consists of a release bearing, clutch lever, clutch cable, and clutch pedal. When we press the clutch pedal, the clutch lever moves forward to push the release bearing. It compresses the diaphragm spring. That pressure causes the diaphragm spring leverage the pressure plate,
so the clutch disc and flywheel are distancing. It makes the clutch disc is not rotate, even the flywheel rotate tightly. So the engine power is not transmitted. When we release the clutch pedal, the spring will returns to the starting position. Thus, the pressure plate presses back the clutch disc, and the plates are connected back. It makes the flywheel rotate and engine power is transmitted to the transmission. Why didn't the slip occur? If you see deeper, the clutch disc has rough layer. This layer prevents slippage when the plates are rubbing together. That's how the manual clutch work. Subscribe to support us and stay tuned for the next video. So this is the working principle for the single disc clutch plate. ये आपको दिखाया गया है कि फ्रिक्शन आपके पास सिंगल डिस्क फ्रिक्शन क्लच जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह से है। मेन जो इसके पार्ट्स हैं वो यही है, आपके पास फ्लाई व्हील है, ये आपके पास फ्रिक्शन प्लेट है, ये क्लच प्लेट है आपके पास, एंड दिस इज द फ्रिक्शन प्लेट। और जब आप इस डायफ्राम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसके नतीजे में जो है ये जब जाके इसको पुश करता है तो ये डिसंगेज कर देता है आपकी क्लच प्लेट को आपकी फ्लाई व्हील के साथ, और पावर ट्रांसमिशन जो है वो डिसंगेज हो जाती है। तो यही सारा वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो इसमें आपको बताया गया है, ये आपने वर्किंग वीडियो के अंदर देखते हैं। अब इसकी डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर अ डिस्क और ए क्लच सिंगल डिस्क प्लेट क्लच, ये आपको इसका डिज़ाइन दिखाया गया है। कंसीडर टू फ्रिक्शन सर्फेसेस मेंटेन्ड इन कांटेक्ट बाय एन एक्सियल थ्रस्ट डब्ल्यू। ये आपके पास एक्सियल थ्रस्ट लग रहा है डब्ल्यू जो है, और ये आपके पास दो फ्रिक्शन सर्फेसेस हैं यानी कि फ्रिक्शन प्लेट्स हैं। ठीक है जी, ये दिखाई दीजिए यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये फ्रिक्शन, ये आपकी जो क्लच प्लेट है, बिकॉज वो दरमियान से उसका पोर्शन हॉलो होता है, तो बेसिकली वी हैव टू रेडियाई R2 एंड R1। ठीक है जी, और ये जो है ये आपका एस्बेस्टस मटेरियल है या फ्रिक्शन मटेरियल है, या वो जो रफ सरफेस है जो आपका फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए और स्लिपेज को अवॉइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। So T is the torque transmitted by the clutch. P is the intensity of the axial pressure with which the contact surfaces are held together. ठीक है जी, R1 and R2 are the external and the internal radii of the friction faces या friction plate. R is the mean radius. ठीक है जी, mean radius उसको हमने R का नाम दिया है, and mu is the coefficient of friction. Consider an elementary ring of radius R and thickness dr. ये ज़ूम किया हमने एक एलिमेंट्री रिंग मीन इफेक्टिव रेडियस के ऊपर, और दिस इज द बेसिकली थिकनेस ऑफ दैट विच इज बेसिकली डी आर। वी नो दैट द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस एट दिस रेडियस इज 2 पाई आर इंटू डी आर। ये आपके पास हमारे पास एरिया आ गया। नाउ द एक्सियल फोर्स ऑन द रिंग के ऊपर जो थ्रस्ट की एक्सियल फोर्स लग रही है, इट वुड बी क्योंकि ये शॉर्ट इंटरवल और टाइम के लिए लगती है, तो हम इसके साथ जो है ये कर ली, ये सिग्मा का साइन यूज कर रहे हैं। सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, प्रेशर इज पी, सो पी मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया हमने अभी निकाला है 2 पाई आर इंटू डी आर। सो दिस इज द रिलेशन फॉर द एक्सियल फोर्स। नाउ द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू यहाँ पे कौन सा आ रहा है, ये वाला सिग्मा डब्ल्यू एक्सियल फोर्स, म्यू इंटू सिग्मा डब्ल्यू। तो म्यू जो है वो आपके पास कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एंड सिग्मा डब्ल्यू की जगह पे हम पी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर इंटू डी आर यहाँ पे लिख देंगे। नाउ द टॉर्क रिक्वायर्ड क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स इंटू आर। तो फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला हमारे पास ये था कि म्यू पी 2 पाई आर डी आर मल्टीप्लाई बाय आर, ये वाला जो है इसके साथ आर, तो ये फाइनल रिलेशन बन जाएगा 2 पाई म्यू पी आर स्क्वायर इंटू डी आर। दिस इज द टॉर्क which is acting upon the ring of the clutch. अब जब आपके पास क्लच के अंदर से पावर ट्रांसमिशन हो रही है, देयर आर बेसिकली टू कंसिडरेशन और द टू केसेस दैट वी शुड डिस्कस व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म प्रेशर एंड व्हेन देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सियल वेयर। इन दोनों कंडीशंस को डिज़ाइन के अंदर जो है वो हम कंसीडर करेंगे कि जब देयर इज यूनिफॉर्म प्रेशर एंड व्हेन देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सियल वेयर। सो कंसिडरिंग फर्स्ट द यूनिफॉर्म प्रेशर, when the pressure is uniformly distributed over the entire area of friction face as shown in the figure, ये वाली जो है
कि जब आपके पास जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के पूरे एरिया के ऊपर. So in that case, the intensity of pressure is given by this formula W divided by ये बेसिकली प्रेशर क्या होगा आपके पास फोर्स ओवर एरिया. फोर्स हमारे पास क्या था एक्सियल थ्रस्ट W डिवाइडेड बाय एरिया. आपके पास रिंग है तो पाई बड़े वाला आपके पास एरिया माइनस छोटे वाला, so पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, where W is the axial thrust with which the friction surfaces are held together. We have discussed the above that the frictional torque on the elementary ring of radius r and the thickness dr is given by. तो टॉर्क का फार्मूला अभी हम पिछली स्लाइड के अंदर निकाल चुके हैं, तो वही फार्मूला जो है वो उससे लगा है यहाँ पे 2 म्यू पी आर स्क्वायर इंटू डी आर. यहाँ पे पी की जो वैल्यू है यानी कि प्रेशर की जो वैल्यू है अब हम ये वाली पुट करेंगे बिकॉज हम फर्स्ट केस कंसिडर कर रहे हैं यूनिफॉर्म प्रेशर वाला. Integrating this equation within the limits R1 to R2 for the total friction torque. The total friction torque acting on the friction surface or on the clutch. तो the total torque frictional torque जो है उसको हमने कैलकुलेट करें. उसको कैलकुलेट करने के लिए ये वाली जो हमारे पास प्रिंसिपल इक्वेशन है इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द लिमिट्स R2 से लेके R1 की तरफ, बिकॉज R1 हमारे पास बड़ा रेडियस है और R2 जो है वो छोटा रेडियस है. सो T इज इक्वल टू टोटल टॉर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन R2 टू R1 2 पाई म्यू T इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर. ठीक है जी. तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पे, तो ये आपके पास आ गई 2 पाई म्यू पी, तो ये आर क्यूब ओवर 3 आ गया. जब आपने इसकी इंटीग्रेशन ली आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन आर क्यूब ओवर 3 हो गई. तो आपने इसको इंटीग्रेट किया कर दिया ओवर द लिमिट R2 टू R1, तो ये हमारे पास बन गई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब ओवर 3. अब यहाँ पे जो P की वैल्यू है इस केस के लिए हम निकाल चुके हैं कि इस केस में जब आपके पास यूनिफॉर्म प्रेशर है द वैल्यू ऑफ P इज W बाई पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर. इस वैल्यू को यहाँ भी हम पुट कर देंगे P की जगह पे. हमने इसको पुट किया तो ये हमारे पास बन गया 2 पाई म्यू मल्टीप्लाई बाई W ओवर पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब ओवर 3. इसको यहाँ पे लें और इस कांस्टेंट 3 को बाहर लें, ये हमारे पास बन जाएगा 2/3 म्यू इंटू डब्ल्यू R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब ओवर 3 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर. अब ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर हमारी चीज़ है इसको हमने कैपिटल R का नाम दे दिया. ठीक है जी. तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया विच इज नोन एज मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन फेस R जो है. ठीक है जी. तो आप जो टोटल टॉर्क होगा आपके पास वो क्या होगा, टोटल टॉर्क इज इक्वल टू 2/3 म्यू डब्ल्यू इंटू आर, और जो आर की वैल्यू होगी आपके पास वो क्या होगी R1 स्क्वायर माइनस R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब ओवर 3 R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर. ये आपके पास फर्स्ट डिज़ाइन कंसिडरेशन है. सेकंड डिज़ाइन कंसिडरेशन क्या है कि व्हेन यू आर कंसिडरिंग यूनिफॉर्म एक्सियल वेयर. पहले में यूनिफॉर्म प्रेशर था, अब इसमें एक्सियल वेयर को हमने यूनिफॉर्म कंसिडर किया. The basic principle in designing the machine parts is that they are subjected to wear due to sliding friction, is that the normal wear is proportional to the work of the friction. The work of friction is proportional to the product of pressure and velocity. तो नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास जो नॉर्मल वियर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. सो दैट इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट k. तो आपके पास जो इंटेंसिटी या प्रेशर जो है दैट इज इक्वल्स टू k ओवर v. इट मे बी नोटेड दैट द व्हेन फ्रिक्शन फेस or the friction surface is new, there is a uniform pressure distribution over the entire contact space. जब इनिशियली आपके पास जो फ्रिक्शनल फेस है वो न्यू होता है तो जो आपके पास वियर हो रही होती है वो पूरे एरिया के ऊपर जो है वो यूनिफॉर्म होती है. दिस प्रेशर विल वियर मोस्ट rapidly when the sliding velocity is maximum and this will reduce the pressure between the friction surface. This wearing in process continue until the product PV is constant over the entire surface and after this the wear will be uniform. इनिशियली जो है जो एरिया इन कांटेक्ट होता है वहाँ पे प्रेशर की इंटेंसिटी हाई होती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो विद द प्रेशर जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम पूरे के पूरे एरिया के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. ठीक है. सो दैट इज व्हाई वी कॉल दैट PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है जी.
Let P is the normal intensity of pressure and R is the radius from the axis of the clutch. Since the intensity of pressure varies inversely to the distance, कि जितना उससे दूर होगा उतना उसके ऊपर प्रेशर कम लग रहा होगा. So P R जो है that is equal to a new constant C. Here P is equals to C over R. तो यहाँ से बेसिकली हमने P की वैल्यू निकाली है. इसमें पुट करने के लिए द वैल्यू ऑफ P is equal to C divided by R. तो अगेन नॉर्मल फोर्स आपके पास क्या थी, पी टू पाई आर इंटू डी आर. पी की जगह पे आप सी और आर पुट कर देंगे. बाकी इक्वेशन एज इट इज, उसकी फाइनल फॉर्म बनेगी टू पाई सी इंटू डी आर. अब आपको टोटल फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे एरिया के ऊपर जो है वो इसको इंटीग्रेट कर देंगे. सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आर टू टू आर वन टू पाई सी इंटू डी आर. तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी टू पाई सी आर वन माइनस आर टू, वेयर द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू डब्ल्यू divided by 2 pi r1 minus r2. This is the value of c. ये constant की value है आपके पास. We know that the frictional torque acting. अब frictional torque के आपके पास क्या generic equation थी जो हम निकाल चुके हैं already, that is 2 pi mu e into r square into dr. ठीक है जी. p की जगह पे c over r हम पुट कर देंगे और इसका टोटल टॉर्क निकालने के लिए इस सेकंड केस के अंदर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द एंटायर एरिया, दैट इज r1 टू r2. ठीक है जी. सो द फाइनल फॉर्म जो है वो इसकी बनेगी आपके पास, वो ये बनेगी टू पाई म्यू इंटू सी आर वन स्क्र माइनस आर टू स्क्र ओवर टू. तो सी की जगह पे जो है वो सी की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे. सी की वैल्यू है हमारे पास ये डब्ल्यू बाई टू पाई आर वन माइनस आर टू. ठीक है जी. वो वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे पुट की एंड द फाइनल रिलेशन इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय म्यू डब्ल्यू आर वन प्लस आर टू. इसको हमने इक्वल लिख दिया इसके कि म्यू डब्ल्यू ओवर आर. Here the value of r is basically r1 plus r2 over 2. This is the mean radius of friction surface in case of uniform wear. ठीक हो गया जी. अब हमारे पास दो रिलेशंस बन गए. इन जनरल द टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑन द फ्रिक्शन सरफेस इज गिवन बाय दिस जेनेरिक फार्मूला. अगर आपके पास कोई भी फ्रिक्शन क्लच है उसका आपने टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क निकालना है तो उसके लिए यू नीड अ जेनेरिक इक्वेशन इन विच द टोटल टॉर्क इज इक्वल्स टू एन म्यू डब्ल्यू इंटू आर. यहाँ पे एन होगा नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ फ्रिक्शन सरफेसेस. ठीक है जी. R जो है दैट इज द मीन इफेक्टिव और द मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन, और W जो है ये आपके पास एक्सियल थ्रस्ट होगा. R जो है जब आप केस कंसीडर कर रहे होंगे यूनिफॉर्म प्रेशर का, द वैल्यू ऑफ R वुड बी इक्वल टू 2/3 R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर. यानी कि इस इक्वेशन में ये तीन पैरामीटर्स N, W और म्यू पुट करने के बाद R की जगह पे आप जब कंसीडर करेंगे यूनिफॉर्म प्रेशर का डिज़ाइन का केस, तो आप R की जगह पे ये वाली पूरी की पूरी चीज़ जो है रख देंगे 2/3 R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर. और जब आप केस कंसीडर कर रहे होंगे यूनिफॉर्म वेयर का, इन दैट केस यू विल पुट दिस वैल्यू R1 प्लस R2/2. ठीक है जी. तो जेनेरिक इक्वेशन आपके पास ये है. ये दो केसेस हैं. जो भी केस आपको डिज़ाइन के लिए कहा जाएगा आप उसके अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन कर देंगे. एक चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये नोट्स हैं. ये एंड में आपको बताया गया कि फॉर ए सिंगल डिस्क और ए प्लेट क्लच, यानी कि सिंगल डिस्क क्लच के अंदर नॉर्मली बोथ साइड ऑफ द डिस्क आर अफेक्टेड, बिकॉज दोनों साइडों पे जो है वो इंगेजमेंट हो रही है. एक वो साइड से ड्राइवर साइड के साथ इंगेज हुई हुई है, एक साइड में वो ड्रिवन साइड के साथ इंगेज हुई है. Therefore, a single disc clutch has two pair of surfaces of contact, एक ड्राइवर के साथ और एक ड्रिवन के साथ. That is why the value of n for a single plate clutch is equals to 2. इस केस को आपने याद रखना है. यहाँ पे n की वैल्यू 1 नहीं बल्कि आपने 2 पुट करनी है. Since the intensity of pressure is maximum at the inner radius, because अभी वो जो हमने डायाफ्राम देखा था उस डायाफ्राम में जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो बिल्कुल सेंट्रल कोर के ऊपर हो रहा है. तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो कॉन्टैक्ट एरिया के ऊपर है R2 रेडियस के ऊपर. तो वहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई होगा वो भी मैक्सिमम होगा. सो P max मल्टीप्लाई बाय R2 वुड बी इक्वल टू C, एंड P max की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी C ओवर R2. इसी तरह जो R1 रेडियस है वो दैट इज फार अवे फ्रॉम दैट डायाफ्राम स्प्रिंग, तो वहाँ पे मिनिमम प्रेशर की वैल्यू होगी. सो द P मिनिमम वुड बी इक्वल टू C ओवर R1. ये दो आपके पास इक्वेशन होगी. अगर आपने
मैक्सिमम प्रेशर या मिनिमम प्रेशर जो है वो फाइंड आउट करना है। और एवरेज प्रेशर के लिए यू हैव द इक्वेशन टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज W, total force on friction surface that is the axial thrust W divided by cross sectional area of friction surface, यानी कि आपके पास जो है क्लच प्लेट का एरिया पाई ओवर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो दैट इज द एवरेज प्रेशर। अगर वो आपको वैल्यू नहीं दी गई तो आप इस इक्वेशन की मदद से एवरेज प्रेशर निकाल सकते हैं। एक्सियल थ्रस्ट आपको गिवन होगा, रेडियाइज आपको गिवन होंगे, आप उनको डिवाइड करके जो है पी एवरेज निकाल सकते हैं। In case of a new clutch, the intensity of pressure is approximately uniform, but in an old clutch, the uniform wear theory is more appropriate. अगर डिज़ाइन केस के अंदर आपको नहीं बताया गया कि कौन सा केस आपने फॉलो करना है, यूनिफॉर्म प्रेशर वाला या यूनिफॉर्म वेयर वाला, लेकिन उसकी जगह पे आपको ये बता दिया गया है द क्लच इज न्यू। अगर क्लच न्यू है तो आप उसके ऊपर यूनिफॉर्म प्रेशर वाला केस अप्लाई करेंगे, और अगर आपको ये बता दिया गया है कि इट्स एन ओल्ड मशीन और एन ओल्ड क्लच, तो आप उस केस में क्या करेंगे कि यूनिफॉर्म वेयर वाले केस को जो है वो पुट करके उसकी बाकी सारी डिज़ाइन की जो वैल्यूज है वो निकालेंगे। The uniform pressure theory gives a higher friction torque than the uniform wear theory. Therefore, in case of friction clutches, uniform wear should be considered unless otherwise stated. ठीक है जी, ये आपको इसके डिज़ाइन के लिए ये नोट जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए। आई होप आज का जो लेक्चर है आपने क्लच की जो वर्किंग है उसको समझा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फर्दर जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।